तनाव मुक्त परीक्षा कार्यशाला में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। अमर उजाला ने एक शानदार पहल की है। चूंकि फरवरी में परीक्षाएं शुरू होनी है, परीक्षा को लेकर बच्चों में हमेशा घबराहट रहती है और तनाव के साए में जीते हैं। इसी तनाव से मुक्त कराने के लिए आज की कार्यशाला आयोजित की गई है। कंपटीशन हमें दिखता है बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू स्टैटिस्टिक्स की अराउंड 10 लाख पीपल फिल द फॉर्म ऑफ यूपीएससी। अपीयर करते हैं अराउंड 5 लाख, उसमें से प्रीलिम्स क्लियर करते हैं 10,000, मेंस में जाते हैं 2,000, सिलेक्ट होते हैं 500-600। तो जो अब ये मैं सोचूंगी कि यार 10 लाख में से मुझे उस 600 में आना है और उस 600 में भी 100 के करीब आईएएस बनते हैं, 100 के करीब आईपीएस बनते हैं। तो अगर मुझे मेरी ड्रीम सर्विस चाहिए तो मुझे 10 लाख में 100 में आना पड़ेगा। बट अगर मैं इसको ऐसे सोचूं कि जो 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं उसमें से मैक्सिमम 50,000 आर सिंसियरली प्रिपेयरिंग फॉर दैट एग्जाम। सो आपका कॉम्पिटिशन उन 50,000 से है, दैट्स ऑल। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि कंपटीशन दूसरे से नहीं होता है, कंपटीशन हमारे अंदर होता है। हाउ बेटर वी आर देन येस्टरडे। मैं कल से आज में कैसे बेहतर हूँ, सुबह से शाम तक मैं कैसे बेहतर हूँ। आई सिंसियरली बिलीव इन दिस बिकॉज वेन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स आई डोंट रिमेंबर कि मेरे बगल वाले रूम में कोई क्या पढ़ रहा होता था, कब से कब तक पढ़ रहा होता था, मेरे घर के बगल में कौन कब से पढ़ रहा होता था, आई डोंट केयर। तो मुझे बस ये पता है कि मेरा टारगेट ये है आज का, ये कंप्लीट हुआ कि नहीं। फर्स्ट इज कि टेक फॉर एग्जांपल आपको फिजिक्स रिवाइज करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। सो वन वे इज कि आप फिजिक्स को 3 दिन रिवाइज करे जा रहे हो। मान लो 20 चैप्टर्स हैं, ठीक है, आपने डिवाइड कर दिया उसे 5-5-5 में कि आज 5 चैप्टर्स कर लेती हूँ, फिर 5, फिर नेक्स्ट डे 5। तो अभी इसमें क्या होगा कि वो 5 चैप्टर्स तो नेक्स्ट 5 चैप्टर से अलग ही हैं, कंटेंट तो अलग है। तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपको उस वे में आ सकता है कि आप अपने टॉपिक्स को अलग अलग डिवाइड कर लो। फॉर एग्जांपल 12th में जैसे मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स हैं, ऑप्टिक्स वाले चैप्टर्स हैं, काइनेटिक एनर्जी वाले चैप्टर्स हैं। तो इनके कंटेंट अलग है, इनके थ्योरी अलग है, इनके जो आप जो सम सॉल्व करते हो वो चीज़ें अलग हैं। तो आप थोड़ा इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। सेकेंडली आप ये कर सकते हैं कि आज आपने फिजिक्स किया, कल आप बायो कर लो, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक दिन लिया, सुबह आपने फिजिक्स पढ़ा एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ फिजिक्स एंड शाम को आपने एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ बायोलॉजी पढ़ लिया। सो यू विल स्विच सब्जेक्ट्स इन अ डे। जो डिफ़िकल्टीज़ की बात है तो उसमें A to Z सारी डिफ़िकल्टीज़ ही होती हैं। सबसे पहला तो यही है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द पाथ, कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू गिव योर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सबसे पहले तो यही होता है कि जो आप लोगों ने अब तक 3 सवाल पूछे हैं, एक तो कि एग्ज़ाम का स्टेजेस कौन से होते हैं। तो सबसे पहला तो डिफ़िकल्टी यही होती है कि एग्ज़ाम के स्टेजेस को समझना कि प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है और इंटरव्यू क्या है। उसके बाद होता है कि मोटिवेशन कहाँ से लाए वो करने के लिए। तो उसका भी जवाब आपको कुछ देर पहले दिया गया था कि आपका एक विजन होता है, जो आप उस विजन के लिए आप काम करते हो, तो मोटिवेशन आपका खुद से ही आता है। आप जब देखते हो कि आपके पेरेंट्स कभी ड्रीम, आपके पेरेंट्स की बहुत ड्रीम है, अभी आप 12th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, तो आपके पेरेंट्स की भी ड्रीम है कि आप बड़े होकर आप कुछ बनोगे, उनका नाम रोशन करोगे। आप जैसे यहाँ अलीगढ़ में रहते हो तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो कहेंगे ये इनका बेटा ही है। मैंने एक मैपिंग करी कि आप यूपीएससी में आप डेफिनेटली चैलेंजेस फेस करते हो, लेकिन मैंने आपको जो आपकी करंट सिचुएशन है 12th क्लास में, उसके अकॉर्डिंगली बताया। जहाँ तक एक आईएएस बनने तक का सफ़र है या फिर यूपीएससी की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी होगी, उसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं राइट फ्रॉम स्टार्टिंग। कि आप पहले सबसे पहला तो ये होगा कि अभी आप 12th क्लास में आगे जाके आपको डिसाइड भी करना है कि एग्ज़ाम देना है या नहीं देना, क्योंकि ये एग्ज़ाम इन इटसेल्फ इज़ अ बिग एग्ज़ाम। लोगों के 5-5 साल निकल जाते हैं, 6 साल निकल जाते हैं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। तो ये भी बहुत एक हॉन्टिंग चीज़ है कि ये कुछ लकी लोग होते हैं कि जल्दी भी निकल जाते हैं, बट ये अनसर्टेनिटी है कि क्या पता ना भी निकले तो क्या करोगे आगे जाके। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी या एक जो सबसे बड़ा डिसीजन है वो यही है कि आपको एग्ज़ाम देना भी है या नहीं देना है। That when you listen or heard the word examination, test, interview, selection, तो हम पैनिक में आ जाते हैं। ये कुछ ऐसा वर्ड है जो कि अंदर से हमें डरा देता है।
और जब हम डर जाते हैं तो हमारा माइंड ब्लॉक हो जाता है। देयर आर टू सिचुएशंस, वी हैव टू चूज, आइदर वी हैव टू फाइट और फ्लाइट। हम लोग ये तय करते हैं कि हमें जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, उससे फाइट करना है या उस सिचुएशन को छोड़ के भाग जाना है। अभी जो आपका एग्ज़ाम है 15 या 20 तारीख से जो एग्ज़ाम होने वाला है, सो आर यू रेडी टू फाइट विथ योर एग्ज़ाम और यू आर प्लानिंग टू लीव इट? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, हमारे सामने वो युवा पीढ़ी बैठी हुई है जो देश का उज्जवल भविष्य है, और जितने लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ये जान पा रहा हूँ कि वे लोग 16, 17, 18 वर्ष की अवस्था के हैं। 16, 17, 18 वर्ष की अवस्था जीवन की वो अवस्था होती है जिस समय आप लोग पूरी तरह से बुद्धि के हिसाब से परिपक्व हो चुके हैं। शाह आलम साहब बताएंगे, मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं, कि मनुष्य की जो बुद्धि है, जिसे आईक्यू कहा जाता है, वो 16 वर्ष तक बढ़ती है। बस 16 वर्ष के बाद आईक्यू नहीं बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है। आईक्यू और ज्ञान में ये अंतर है कि आईक्यू 16 वर्ष तक बढ़ती है और ज्ञान पूरे जीवन चलता रहता है। तो आप लोग आईक्यू के हिसाब से पूरी तरह से परिपक्व हैं, और दुनिया के जितने बड़े काम हैं, जितने बड़े काम, वो सब इसी अवस्था के लोग करते हैं। आपके सामने 2 अधिकारी बैठे हुए थे, आप इनको देख सकते हैं। ये किस उम्र में आईएएस बने होंगे, आईपीएस बने होंगे, जो अपनी उपलब्धि के बुलंदी पर थे और जहां पहुंचने का आप भी ख्वाब देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। उनको देखकर आपको लगता होगा कि कैसे यहां पहुंचा जाए, किस तरह से हम तैयारी करें कि वहां पहुंच जाएं। आज जो जिस बुलंदी पर हैं, आपके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। आप आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, एसडीएम बन भी जाए और उस पोस्ट को संभाल न पाए तो क्या मतलब हुआ? किसी भी ऊंचाई पर पहुंचकर वहां बने रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए हम अगर आकाश में देखते हैं तो हमें जमीन को भी देखना होगा। हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं, जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहला पड़ाव है। हमें पहले इसको ठीक करना है। अगर ये ठीक हुआ तो आगे अपने आप ठीक होता चला जाएगा। जैसे शर्ट का पहला बटन, जब आप लोग स्कूल आते होंगे और शर्ट पहनते होंगे तो पहला बटन ठीक से अगर बंद किया तो ऊपर की सारी सेटिंग बंद हो जाएगी ठीक से। लेकिन अगर पहला ही बटन आपने आगे पीछे बंद कर दिया तो बाद में पता लगेगा कि पहला स्टेप जो है, इसलिए पहला स्टेप जीवन का सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिस दिन आप लोगों ने पहला कदम चलना शुरू किया होगा, उस तिपहिया वाली जो गाड़ी होती है, उससे जो पहला कदम होगा, आपको मेमोरी में नहीं होगा लेकिन आपके पेरेंट्स उसको याद करते होंगे। पीटी उषा ने भी जब पहला कदम रखा होगा तो वैसे ही रखा होगा जैसे आपने रखा होगा, कोई फर्क नहीं है। इसलिए पहला कदम अगर सही ढंग से उठता है तो लास्ट तक ठीक होती चली जाती है बातें। अंग्रेजी में एक कहावत है कि वेल बिगिन इज हाफ डन। मैं कहता हूं वेल बिगिन इज फुल डन। उसको और ठीक कर लें परसेप्शन को, कि किसी चीज की सबसे अच्छी शुरुआत उस काम की पूर्णता होती है। जैसे आपको मुंबई जाना है तो उसका पहला स्टेप, शर्ट का पहला बटन क्या होगा? आपने सही टिकट लिया और सही ट्रेन में बैठ गए।
ये अगर आपने सही टिकट लिया और सही ट्रेन में बैठ गए तो मुंबई पहुंचना निश्चित है, लेकिन अगर आपने पहला ही स्टेप गलत किया, गलत टिकट ले लिया और गलत ट्रेन में बैठ गए तो मुंबई कभी नहीं पहुंचेंगे। इसलिए जब हम पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई के समय जो पहला स्टेप ये है 10th और 12th को सही ढंग से ठीक करना। अगर ये 10th और 12th ठीक हो गया तो बाकी चीजें तो अपने आप होती चली जाएंगी। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ना सब लोग जानते होंगे। गन्ना, मैं तो नहीं कह रहा हूं कि आप केन जूस तो जानते हैं और लेकिन केन नहीं जानते, केन को भी देखा होगा। उसकी ये विशेषता होती है कि गन्ने की एक गांठ को अगर तोड़ दिया जाए तो बाकी गांठें अपने आप टूटती हुई चली जाती हैं। उसी तरह से एक धागे को अगर खोल दिया तो सारे धागे खुलते हुए चले जाते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं दुनिया का सबसे कठिन विषय कौन सा है तो आप सब लोग कहेंगे मैथमेटिक्स। कब? जब समझ में नहीं आता। और अगर मैं पूछूं दुनिया का सबसे आसान और मजेदार विषय कौन सा है तो आप कहेंगे मैथमेटिक्स। कब? जब आपको आता है। एक फार्मूले से आपने उस मैथमेटिक्स के सवाल को खोल दिया, आगे तक आंसर अगर आता चला गया तो आपको पूरी रात मजा आता जाएगा और आप लिखते पढ़ते चले जाएंगे। दुनिया का सबसे कठिन विषय मैथमेटिक्स, दुनिया का सबसे आसान विषय मैथमेटिक्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मेरी नज़र में दुनिया का कोई सब्जेक्ट न तो आसान है और न तो कठिन है। अगर आपका इंटरेस्ट पैदा हो गया, आपकी रुचि पैदा हो गई तो मैथमेटिक्स भी खेल है, फिजिक्स भी खेल है और बाकी भी जितने। और मैं मान के चलता हूं दुनिया का सबसे कठिन विषय हिंदी है और सबसे आसान विषय अंग्रेजी है बोलने के लिहाज से। आप कहेंगे कैसे? मैं जहां से पढ़ा हूं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से, वहां के बारे में एक चुटकुला चलता है। कहते हैं कि जेएनयू में जो जानवर होते हैं वो भी अंग्रेजी बोल लेते हैं लेकिन हिंदी नहीं बोल पाते। जानवर? कौन से जानवर अंग्रेजी बोलते हैं? तो एक अनजान व्यक्ति वहां गेट पर गया जेएनयू के, तो जैसे गेट में अंदर घुसा तो वहां एक डॉग था, कुत्ता। उस अनजान को देखते ही उस डॉग ने क्या कहा? हु। यानी अब वो पूछ रहा है कि तुम कौन हो। और जैसे उसने कहा कि मैं एक विद्यार्थी हूं, यहाँ विद्यार्थी हूं, तो दूसरे टाइम उस कुत्ते ने कहा हाउ, यानी कैसे आना हुआ। तो अंग्रेजी जो लोग बोलने से घबराते हैं उनको जानना चाहिए कि अंग्रेजी जानवर भी बोल सकता है लेकिन हिंदी जानवर नहीं बोल सकता। तो मैं बोलने के लिहाज से सबसे सरल भाषा अंग्रेजी मानता हूं और सबसे कठिन भाषा हिंदी मानता हूं। क्यों? क्योंकि हिंदी में जितनी कठिनाई है उतनी अंग्रेजी में नहीं है। मैं उदाहरण के लिए बताऊं तो पहली बात ये देखिए, आप अपने अंदर सबसे जो जरूरी चीज है पढ़ाई करते समय बिना तनाव के, जिसकी बात शाह आलम साहब कह रहे थे, आप किसी भी विषय में अपनी रुचि पैदा करें। इंटरेस्ट क्रिएट करना है। और हाउ टू क्रिएट इंटरेस्ट ये आप पर भी डिपेंड है और आपके टीचर पे भी। टीचर का काम क्लास में पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना तो बाद में है। सबसे पहले पायदान पर शर्ट के पहले बटन की तरह उस विषय में इंटरेस्ट पैदा कर देना विद्यार्थी का, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी हो। अगर वो इंटरेस्ट पैदा कर दिया उस विद्यार्थी का तो आधा काम हो गया, बल्कि पूरा हो गया। हमारी बच्ची पढ़ती थी जब 9th क्लास में, मैं पेरेंट्स मीटिंग में गया, उस बच्ची ने कहा हमको मैथ समझ में नहीं आता। मैंने क्यों नहीं आता? कि टीचर आती हैं और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं, उस ब्लैक बोर्ड पर ऊपर से लेकर नीचे तक लिख दिया, बोले उतार लो। मैंने टीचर से कहा कि आप सवाल को सॉल्व करके आंसर मत निकालिए, आप उन्हें समझाइए। जैसे समझाना शुरू किया तो जो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट था वो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो गया। तो क्रिएट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, ये पहला स्टेप है। दूसरा ये कि अपने आप में भरोसा रखना, हौसला रखना कि हम ये कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा आप लोग 17-18 वर्ष की उम्र के लोग बैठे हुए हैं, दुनिया के सबसे बड़े बड़े काम इसी उम्र में होते हैं। आप लोगों के ध्यान में होगा सचिन तेंदुलकर ने पहली सेंचुरी कब बनाई थी, किस उम्र में?
सचिन तेंदुलकर ने पहली सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ 16 वर्ष से भी कम उम्र थी तब उसने बना ली थी, यानी वर्ल्ड टीम में खेल रहा था। जो लोग थोड़ा सा हिस्ट्री में ध्यान रखते होंगे वो बताएंगे कि अकबर जब गद्दी पर बैठा था उसकी उम्र कितनी थी। बड़ी बात है ये। तो इतने बड़े बड़े जो काम हैं उस अवस्था को आप लोग प्राप्त कर चुके हैं। बस केवल इतना है कि हमें उसमें इंटरेस्ट पैदा करना है। इंटरेस्ट कैसे? कि हम ये काम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं वे सब लोग एक यूनिक हैं, आप जैसा कोई नहीं। अभी हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए थे उन्होंने कंपटीशन की बात की, लेकिन मैं कहता हूं कंपटीशन किसी और से नहीं करना चाहिए। कंपटीशन अपने आप से ये करना चाहिए, केवल ये देखते हुए कि वो क्या कर रहा है और मुझे क्या करना है। इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर क्लास में सभी बच्चों को ये बता दिया जाए कि तुम गांधी बनो, सुभाष बनो, या जैसे वो दोनों अधिकारी बैठे थे ये बन जाओ। आज तक कोई बच्चा गांधी नहीं बना, आज तक कोई बच्चा सुभाष नहीं बना। अगर कमल को ये उसके भ्रम पैदा हो जाए कि वो गुलाब बन जाए तो कमल कभी गुलाब नहीं बन सकता, बल्कि कमल को गुलाब बनने के पागलपन में वो जो गुलाब बनना चाहिए कमल को कमल, वो कमल भी नहीं रह जाएगा। इसलिए किसी दूसरे जैसा बनने का कंपटीशन मत पालो, क्योंकि दुनिया का कोई भी आदमी दूसरे जैसा नहीं होता। आप यूनिक हो। आपके हाथ की जो अंगूठे की जो रेखाएं किसी से नहीं मिलती, आपके आंख की पुतलियां किसी से टैली नहीं करती, आप में जितने गुण हैं वो किसी में नहीं हैं। यानी हम एक इंडिपेंडेंट यूनिक यूनिट हैं। तब क्या करें? तो जैसे मान लीजिए रामलाल को अगर ये पागलपन हो गया कि वो श्यामलाल बन जाए तो नहीं बन सकता। इसलिए रामलाल को रामलाल बनना है, गुलाब को गुलाब बनना है, कमल को कमल बनना है। इसीलिए विदेशों में जब बच्चे को ले जाते हैं स्कूल में तो काउंसलिंग जो होती है उनकी, साइकेट्रिस्ट उनके सामने होते हैं, साइकोलॉजिस्ट उनके सामने होते हैं, वो ये दिखते हैं कि इस बच्चे को किस फील्ड में जाना है। 5 साल की उम्र में वो इसको पता लगवा लेते हैं कि इसका क्या फील्ड है। अब कल्पना करिए अगर किसी को म्यूजिशियन बनना है और उसको डॉक्टर बना दें तो वो ऑपरेशन करेगा गाना गाते गाते और छुरी और कांटा पेट में सिल देगा। अगर सचिन के तेंदुलकर के माँ बाप सोचते कि इसको पढ़ाई करवाना है, सचिन तेंदुलकर हाई स्कूल पास नहीं हो पाए, लेकिन उनमें जो गुण था वो इतना आगे बढ़ा कि आज उनका उदाहरण हम देते हैं, गॉड माना जाता है। ऐसे ही माँ बाप ये देखते हैं किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बने, गायक बनना है तो गायक बने, कलाकार बनना है तो कलाकार बने। लेकिन किसी और दूसरे की नकल करके कि उसने अपने को बच्चे को इंजीनियर बनाया है तो हम भी बना दें, तो ऐसा नहीं होगा। एक माँ बाप आपस में लड़ाई कर रहे थे। माँ कह रही थी कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी, पिता कह रहा था कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाऊंगा। दोनों आपस में गुत्थम गुत्था करने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूछा क्या बात है। उन्होंने कहा कि भाई माँ कह रही है कि मैं इंजीनियर बनाऊंगी और पिता कह रहे हैं कि मैं उसे मतलब डॉक्टर बनाएंगे और पिता कह रहे हैं इंजीनियर बनाएंगे। तो बोले भाई बच्चे से भी पूछ लो क्या बनना चाहता है। तो बोले कि बच्चे से कैसे पूछना, अभी तो पैदा ही नहीं हुआ हो। यानी जो बच्चा भविष्य में आएगा आप उसके लिए ये तय कर रहे हैं कि उसे इंजीनियर बनाना है कि डॉक्टर बनाना है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये देखिए कि आपको क्या बनना है, और जिस उम्र तक आप हैं ये आपको अंदाजा हो जाता है कि आपकी किस फील्ड में रुचि है। एक बच्ची यहाँ पे प्रस्तुति दे रही थी, उसकी उम्र मेरे ख्याल है कि 10-12 साल होगी। 10-12 साल की उम्र, आप ये समझ लीजिए, मैंने कहा कि जब 16 साल तक आपकी बुद्धि बढ़ती है तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 साल का बच्चा अपनी जिंदगी का आधा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। 6 साल का बच्चा अपनी जिंदगी का आधा ज्ञान प्राप्त कर लेता है। आलम साहब इसको ज्यादा ठीक से बताएंगे। और बाकी उम्र जो 50% है वो मल्टीप्लाई होता रहता है। आधा ज्ञान हो गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, मैं बताऊं, आप लोगों ने चार्ली चैपलिन का नाम सुना है? यूरोप में एक प्रतियोगिता हुई, चार्ली चैपलिन की एक्टिंग करनी थी। जैसे बच्ची डांस कर रही थी वैसे वो कंपटीशन क्या था, चार्ली चैपलिन की नकल करना था।
तो उस चार्ली चैपलिन की नकल में बहुत सारे लोग आए थे पार्टिसिपेंट करने। बड़े लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, बच्चे थे, अधेड़ उम्र के थे। और जो सबसे खास बात है वो जानते क्या है? चार्ली चैपलिन खुद उसमें पार्टिसिपेंट कर रहे थे। यानी जैसे अमिताभ बच्चन के एक्टिंग करनी हो और अमिताभ बच्चन खुद एक्टिंग करने आ जाएं तो क्या होगा? उनके सामने कौन टिकेगा? तो चार्ली चैपलिन भी उसमें एक पार्टिसिपेंट्स थे। प्रतियोगिता शुरू हुई, सब लोगों ने एक्टिंग करना शुरू किया चार्ली चैपलिन की। परिणाम नहीं जानना चाहेंगे आप लोग? परिणाम में यह हुआ कि चार्ली चैपलिन थर्ड आए। चार्ली चैपलिन की एक्टिंग में चार्ली चैपलिन थर्ड आए और जो फर्स्ट आया था वो आप जैसा ही एक बच्चा था। उड़ने की अगर चाह है तो आसमां कम है, माना कि आदमी के कोई पर नहीं होता, और सोने की तरह तप के निखरता है आदमी, पैदाइशी कोई भी सिकंदर नहीं होता। ये परीक्षाएं तो बड़े आराम से निकल जाती हैं, सिर्फ अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। किसान गांव में जो खेती करते हैं, किसान, उनका नाम सुना है ना, कुछ लोग जानते भी होंगे। किसान गेहूं बोता है, गेहूं के साथ क्या आता है? भूसा। गेहूं के साथ भूसा आता है। वो भूसा जो होता है वो बाई प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट जैसे सोयाबीन की बड़ी आती है सब्जी, वो सोयाबीन के तेल की खली होती है बाई प्रोडक्ट, और वो बाई प्रोडक्ट बड़ी अच्छी सब्जी मानी जाती है। बड़ा प्रोटीन होता है उसमें, बड़ा न्यूट्रिशंस होता है उसमें। गेहूं, जब किसान गेहूं बोता है तो उसकी निगाह में गेहूं होता है। जब गेहूं होता है तो वो भूसा अपने आप गेहूं के साथ चला आता है, जो बाई प्रोडक्ट है। उसी तरह से जब हमारी निगाह में पढ़ाई होती है, ये परीक्षा और परीक्षा से भी ज्यादा मैं तो नौकरी कहता हूं। ये परीक्षा और नौकरी दोनों पढ़ाई के बाई प्रोडक्ट है। अगर किसान ये सोच ले कि हमको भूसे के लिए गेहूं बोना है, तो भूसा तो मिलेगा नहीं, गेहूं भी नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन उसका ध्यान गेहूं पर रहेगा तो भूसा भी मिल सकता है। पानी आप अपना कंसंट्रेशन पढ़ाई पर कीजिए। पढ़ाई पे करेंगे तो ये परीक्षा आसानी से पास होगी। पढ़ाई को फोकस करना है। पढ़ाई पे फोकस करेंगे, नौकरी अपने आप मिल जाएगी, क्योंकि नौकरी और कुछ नहीं है, बाई प्रोडक्ट है। जैसे अगर कोई समाज सेवा, मदर टेरेसा का नाम ले लीजिए। मदर टेरेसा ने नोबेल प्राइज के लिए सेवा नहीं किया होगा, वो सेवा करती रही। नोबेल प्राइज क्या है? बाई प्रोडक्ट है उस सेवा का। इसलिए जो मूल है उसको भी ध्यान दीजिए। और एक चीज मैं कहूंगा, और आपके अंदर कभी कभी नकारात्मक भाव आते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। आप सबसे पहले ये कहिए कि हम कर सकते हैं, क्योंकि नकारात्मक जो होता है उसका कोई महत्व नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ अंधेरा हो जाए और हम सब लोग मिलकर कहें अंधेरा भाग जाओ, अंधेरा भाग जाओ, नहीं भागेगा। आप कमरे में पढ़ाई कर रहे हैं, लाइट चली गई, आपने कहा अंधेरे को भाग जाओ, अंधेरा नहीं भागेगा, क्योंकि अंधेरा कुछ होता ही नहीं है। अंधेरा उजाले की अनुपस्थिति है। ध्यान दीजिए, अंधेरा उजाले की अनुपस्थिति है। उजाला गैर हाजिर है, इसलिए अंधेरा है। क्या करना होगा? एक छोटा सा लाइट जलाइए, अंधेरा भाग जाएगा। आप में जो नकारात्मकता है वो सकारात्मकता के न होने की वजह है। अगर नकारात्मक विचार आते हैं तो आप अपने आप को सकारात्मक बनाइए। पहली बात, मैं कर सकता हूं, आई कैन विन, आई कैन डू। और दूसरी बात, कभी भी अपने आप को निगेटिव थिंकिंग मत कीजिए। जैसे मैं कहूं, आप लोगों के पेरेंट्स पूरे दिन सुबह से शाम तक कहते होंगे ये मत करो, ये मत करो।
उस फ्रेंड के साथ मत बैठना, यूनिफॉर्म गंदा मत करना। एक छोटा सा बच्चा घर से निकलता है 3री क्लास का, माँ कहती है जैसे यूनिफॉर्म है ऐसे ही आना चाहिए, ठीक से आना, उसके साथ मत बैठना, उसके साथ मत बैठना, और ये जूता भी तुम्हारा ठीक से रहना चाहिए। वो घर जब आता है तो बैग को यूं हाथ में घुमाता हुआ, एक मोजा दूसरे हाथ में, जूता कंधे पे रखा हुआ, ड्रेस को ऐसे बाहर निकालता हुआ, माँ कहती है क्या किया? क्योंकि हम जानते हैं जब हमें किसी चीज़ को मना किया जाता है तो हमारा दिमाग उसी तरफ जाता है। इसलिए कभी निगेटिव सोच को नहीं लाना है। ये टीचर के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है। जैसे एक सीरियल आता था हॉरर शो, हॉरर शो माने भूत वाला सीरियल। वहाँ उसमें लिखा रहता, जैसे शुरू होता था उसमें लिखा रहता था कि चिल्ड्रेन बिलो 18 ईयर्स आर नॉट अलाउड टू सी दिस सीरियल। जैसे शुरू होता था लिखा रहता था चिल्ड्रेन बिलो 18 ईयर्स आर नॉट अलाउड टू सी दिस सीरियल। आप जानते हैं क्या होता है? जब 1 साल बाद सर्वे किया गया तो उसके सारे व्यूअर 18 साल से नीचे के बच्चे थे। अगर नहीं लिखते तो कुछ नहीं होता, आराम से चलता, लेकिन ये लिख करके डायरेक्टर ने अपना काम कर दिया। और बच्चे, रात को आता था वो 10 बजे, बच्चे रजाई में होल बना के देख रहे हैं वो सीरियल को, जंगले से देख रहे हैं कि पेरेंट्स देख रहे हैं वो सीरियल को, डरने वाला सीरियल था। जिस तरफ हम अपने आप को मना करते हैं हमारा दिमाग उधर लगता है। इसलिए हम निगेटिव थॉट को लाएं ही नहीं, पॉजिटिव। अब जैसे मान लीजिए एक बच्चे को माँ कहती है, आपको ही कहती है, आप बच्चे हैं छोटे से, माँ कहती है कि 6 बजे शाम को कार्टून सीरियल आता है, तुमको नहीं देखना है। बच्चा कहता है मुझे कार्टून जरूर देखना है। सुबह छुट्टी है, सुबह से माँ और बेटे में लड़ाई होती है, कार्टून नहीं देखना, नहीं देखो। उसने कहता कार्टून देखना है, देखना है। 4:30 बजा, 5 बजा, 5:30 बजा, 5:45 बजा, 6 बजते बजते कार्टून ऑन हो जाता है और बच्चा कार्टून देखता है। अगर माँ नहीं मना करती तो शायद वो कार्टून की तरफ उसका दिमाग नहीं जाता बच्चे का। एक दिन माँ ने कहा कि आज 6 बजे कार्टून देखना है। वो कहते नो, माँ मना कह रही है, मना आज देखना है। माँ जो मना करती थी, क्यों? तो मुझे कार्टून नहीं देखना है, मुझे तो पढ़ाई करना है। तो पहली बात यह है कि निगेटिव एजुकेशन से अपने आप को दूर रखें, पॉजिटिव थिंकिंग करें और पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करें। अगर ये 3 चीजें हो जाती हैं तो मैं बार बार ये कहता हूं कि अपने ABCD ठीक कर लीजिए। ABCD, एटीट्यूड, मैं कर सकता हूं। B, बिहेवियर, मैं सबसे अलग हूं, यूनिक हूं, इंडिपेंडेंट यूनिट हूं। B, बिहेवियर। C, कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन्स आपका बोलना, योर स्पीकिंग इज योर कैरेक्टर। फिल्मों में एक आदमी आता है, अब उनको फालतू बात नहीं गमेला है साहब को टुकड़ा मार के पानी देने का, तो आप कहते हैं ये बैड कैरेक्टर है, ये बुरा आदमी। बोलने से आपका C होता है। और D, डेडिकेशन। जिस दिन A, एटीट्यूड, B, बिहेवियर, C, कैरेक्टर और D, डेडिकेशन, अगर ये हो जाए तो पढ़ाई तो खेल खेल में हो जाएगी। और जब सफलताएं मिलेंगी आपको तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। कदम मंजिल पकड़ के खुद ही चूम लेती है, शौक कहता है 2-4 कदम और चलो। तो इस तरह के एटीट्यूड के साथ, बिना किसी तनाव के, और मैं कहता हूं अगर सकारात्मक सोच आ जाए, पॉजिटिविटी आ जाए, नकारात्मकता दूर हो जाए तो अपने आप पढ़ाई का कोई तनाव नहीं रहेगा। आप उसकी तरफ आकर्षित होंगे और जिस चीज को रुचि के साथ, मैंने कहा इंटरेस्ट क्रिएट करना। इंटरेस्ट कौन क्रिएट करेगा? माता पिता। इंटरेस्ट कौन क्रिएट करेगा? हमारे टीचर। एक स्कूल में एक प्रिंसिपल आए, मैं 2-3 मिनट और बोलूंगा। वो प्रिंसिपल साहब ठंडी की जाड़े का दिन होता था और कहते थे सुबह सुबह 6 बजे असेंबली होगी, 6 बजे असेंबली, नहा के आना पड़ेगा सबको। सारे बच्चे आते थे यूं कांपते कांपते नहा करके बड़ी मुश्किल से, और 6 बजे आते ऊँगते ऊँगते असेंबली होती। टीचर बहुत सारी बातें समझाते प्रिंसिपल साहब, और बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते और ये कहते
वो कौन सा ईश्वर है जिसकी प्रार्थना के लिए हमको 6 बजे नहाना पड़ता है, 5:30 बजे नहाना पड़ता है, 6 बजे दांत किटकिटाते हुए आकर के असेंबली में खड़ा होना होता है। तो उनके मन में एक बड़ी अजीब सी भावना होती है कि आखिर किसके लिए हम 6 बजे ऐसा करते हैं। कुछ दिन बाद उस प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया, दूसरे प्रिंसिपल आए। उन्होंने कहा प्रेयर 7 बजे शुरू हो गई, जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना है वो नहीं आए, जिसको नहाना है वो नहाए, ठंडी बहुत लग रही है तो बिना नहाए भी आ जाइए, थोड़ा ठीक ठाक कर लीजिए, बाल वगैरह आ जाइए। कोई नहीं आया। 7 बजा तो इतनी भीड़ जहां इकट्ठी होती थी असेंबली में, कोई नहीं आया। एक बच्चा चुपके से आकर के पेड़ के किनारे देखने लगा कि जरा देखूं कौन कौन आया है, क्या क्या हो रहा है। जैसे वो पेड़ के किनारे गया तो प्रिंसिपल साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे प्रेयर नहीं करना। अरे भाई आ जाओ, आ गए हो तो। उसको बुला लिया, बोला बैठो। जैसे प्रोफेसर साहब आपको ब्रीथिंग करवा रहे थे, उसको उन्होंने कहा ब्रीथिंग करो, ब्रीथिंग किया। अब बोला आंखें बंद करो, आंख बंद किया। महसूस करो हमको किसने बनाया है, इस दुनिया को किसने बनाया है, ये सनसनाती हुई हवाएं, ये चलती हुई पानी की लहरें, ये झरने की आवाज, ये निकलता हुआ सूरज, इन सबको महसूस करो, तुम अपने अंदर इनको फील करो। और उसके बाद कहा कि उस ईश्वर को धन्यवाद दो जिसने हमें बनाया है, जिसने फूलों को महकाया है। कविता पढ़ी थी जिसने तारों को चमकाया। और बस बोला प्रेयर हो गया। हो गया, हाँ यही प्रेयर है। वो गया और सब बच्चों को बता दिया, अरे यार बहुत बढ़िया प्रेयर होता है। अच्छा कैसा प्रेयर? अरे भाई कोई नहाना नहीं, कोई कपड़े नहीं पहनना, कोई हमको उस तरह से नहीं करना, 6 बजे नहीं जाना, 7 बजे। सारे बच्चे गए, वही क्रिया प्रिंसिपल ने उनसे करवाई, आंख बंद करा के महसूस कराया। आश्चर्य करेंगे कि आप लोग कि सारे बच्चे प्रेयर में आने लगे अपने आप। और जिस दिन कोई बच्चा प्रेयर में एब्सेंट हो जाता, उसको बड़ा दुख होता कि आज पता नहीं कितनी मस्ती हुई होगी, हम तो छूट गए प्रेयर से। यानी किसी चीज को अपने जीवन का, रुचि का हिस्सा बनाइए, और हिस्सा बनाकर अगर आप हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे तो कोई कारण नहीं है कि दुनिया में आप कामयाब ना हो पाए। मैं अपनी बात इससे खत्म करूं कि कदम बढ़ाओ तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब किसी का इंतजार करता है। और जिसे यकीन है अपनी उड़ान पर, दिल से फलक को ऐसा परिंदा ही पार करता है, फलक को ऐसा परिंदा ही पार करता है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।